हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है IATF 16949 2016 का जो स्टैंडर्ड है, इससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह पार्ट 2 के रूप में होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी मैं पार्ट 1 के रूप में बना चुका हूं और उसको मैं अपलोड कर दिया हूं। आशा करता हूं कि सब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख लिए होंगे। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इसको आई बटन से देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूं, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जस्ट आपको उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि जो पार्ट 1 के रूप में हमने जो बनाया था वह उसमें क्वेश्चन क्या क्या थे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने रखा था कि व्हाट इज IATF 16949। इसके बारे में बात किया था कि IATF जो 16949 जो स्टैंडर्ड है वो क्या होता है। इसके बाद हमने बात किया था दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि IATF का फुल फॉर्म क्या होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा था कि जो IATF का 16949 स्टैंडर्ड है उसका लेटेस्ट वर्जन क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन में हमने बात किया था कि क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है IATF का वो कौन कौन सा होते हैं। और फिफ्थ नंबर में हमने जिक्र किया था क्वेश्चन का कि IATF जो स्टैंडर्ड है 16949 उसमें कितने क्लाउजेस हैं। सिक्स नंबर में हमने बात किया था कि IATF के कितने कोर टूल्स होते हैं। सेवेंथ नंबर में हमारा था कि रिक्वायरमेंट ऑफ IATF क्या क्या होता है। और एट नंबर में था कि IATF स्टैंडर्ड का गोल क्या क्या होते हैं। नाइन्थ नंबर में था कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। और 10 नंबर में हमने जो क्वेश्चन किया था वह था कि कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड फॉर IATF इंटरनल ऑडिटर, यानी कि इंटरनल ऑडिटर जो IATF के होते हैं उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, उनके क्या क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, यह सब हमने बात किया था पार्ट 1 में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पार्ट 2, जिसमें मैंने टॉप 10 क्वेश्चन लिया है और उसका आंसर बताने की मैं कोशिश करूंगा। एक एक करके आइए समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ मेनी ऑडिटेबल क्लाउज इन IATF 16949 2016, यानी कि जो 2016 का IATF का जो स्टैंडर्ड है उसमें क्लाउज में कितने क्लाउज का ऑडिट किया जाता है या करवाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि IATF 16949 में आपको टोटल 10 जो है क्लाउजेस है। वो कौन कौन सा है? स्कोप है, नॉर्मेटिव रिफरेंस है, टर्म्स एंड डिफिनेशन है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, लीडरशिप है, प्लानिंग है, सपोर्ट है, ऑपरेशन है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है एंड इंप्रूवमेंट है। दोस्तों, इसमें 1 से लेके 3 तक जो कि स्कोप और टर्म्स एंड डिफिनेशन है उसका ऑडिट नहीं किया जाता है। जो ऑडिट किया जाता है वह सीरियल नंबर 4 से लेकर के 10 तक का किया जाता है, यानी 7 ऑडिटेबल क्लाउजेस है जिसे हम IATF 169 में जो कि स्टैंडर्ड है उसका रिलेटेड हम ऑडिट की जाती है, करवाई जाती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बोलना है 7 क्लाउज है जिसका ऑडिट की जाती है, सीरियल नंबर 4 से लेकर के सीरियल नंबर 10 तक। दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि IATF का बाउंड्री क्या है, यानी स्कोप क्या है। दूसरे शब्द में यह क्वेश्चन कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी जो है IATF स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट ले सकती है। तो दोस्तों, अगर इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है तो आपको केवल यह जवाब देना है कि केवल और केवल ऑटोमोटिव सप्लाई चेन इंडस्ट्री जो है वह IATF की सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वही ऑर्गेनाइजेशन इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब ऑटोमोटिव चेन्स इंडस्ट्री किसे कहते हैं? देखिए, IATF यह कहता है कि जो ऑन रोड व्हीकल है वही केवल IATF स्टैंडर्ड ले सकते हैं। ऑन रोड व्हीकल किसे कहते हैं? जैसे कि आपको 2 व्हीलर स्कूटर और बाइक हुआ, 4 व्हीलर में कार और टैक्सी हो गया, फिर आपको ट्रक और बस हुआ, इसको कहते हैं ऑन रोड व्हीकल। और ऑफ रोड व्हीकल किसे कहते हैं? जैसे ट्रैक्टर हुआ, रेलवे हुआ, माइनिंग इक्विपमेंट हुआ, शिप्स हुआ, यह सब चीज है ऑफ रोड व्हीकल कहते हैं। यानी कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग है वह उसका जो सप्लायर है, पार्ट का जो भी सप्लाई करते हैं वह IATF का स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वह ऑफ रोड व्हीकल कहा जाता है, ऑन रोड व्हीकल नहीं कहा जाता है।
दोस्तों तीसरा क्वेश्चन यह कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि आपको IATF 16949 जो स्टैंडर्ड है उसके कितने मेंबर हैं। देखिए अगर मेंबर की हम बात करें तो इसमें दो तरह के मेंबर हैं। एक तो जो OEM कंपनियां हैं, जैसे कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कार की है, चाहे जो भी व्हीकल है, वह इसका मेंबर है। और दूसरा जो नेशनल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं, वह भी इनके स्टैंडर्ड के मेंबर हैं। आइए दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ओईएम कंपनी हैं जो कि इसके मेंबर है, और कौन कौन सा नेशनल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो इसके मेंबर है। देखिए अगर हम बात करें आज के समय में, तो यह लगभग है आपको 11 ओईएम कंपनी है जो इसके मेंबर है। कौन कौन से हैं? BMW ग्रुप है, फोर्ड मोटर कंपनी है, जनरल मोटर कंपनी है, जीली ग्रुप है, IVECO ग्रुप है, उसके बाद मर्सिडीज बेंच ग्रुप AG है, रेनॉल्ड SA है, स्टेलांटिस आपका है जो कि FCA, और दूसरा है PCA, दोनों इसके मेंबर है। उसके बाद वॉक्सवैगन है AG, और उसके बाद आपका JLR है। दोस्तों नेशनल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एसोसिएशन में जो मेंबर हैं वह है AIAG US, ANFIA इटली, FIEV फ्रांस, SMMT UK एंड VDA जर्मनी। यह सब जो है IATF स्टैंडर्ड के मेंबर है। आइए दोस्तों हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जो कि पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ISO 9001 एंड IATF 16949। यानी कि ISO 9001 और IATF 16949 में अंतर क्या है। देखिए यह जनरली ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है कि ISO में और IATF में क्या अंतर है। दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिंपल सा आप जवाब दीजिए कि जो ISO 9001 है वह किसी भी इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि कोई अगर इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, ऑफिस है, या फिर आप कहिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई भी कंपनी इसका सर्टिफिकेट ले सकती है। लेकिन जब IATF की अगर हम बात करते हैं तो IATF का केवल, जैसे हमने बात किया कि ऑटोमोटिव सप्लाई चेन ही केवल इसका सर्टिफिकेट ले सकती है। दोस्तों ये तो मेन डिफरेंस हो गया। आइए इसको हम थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं और पॉइंट वाइज कर लेते हैं कि क्या क्या अंतर है। देखिए यदि हम लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो ISO 9001 का लेटेस्ट वर्जन जो है वह है 2015, जबकि IATF का जो लेटेस्ट वर्जन है वह है 2016। अगर हम बात करें कि कंट्रोल कैसे होता है तो ISO 9001 जो है वह मैनेज करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जबकि IATF जो है वो डिवाइड करता है द इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स, क्योंकि IATF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। तीसरा जो रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यह जो, जैसे कि मैंने बताया कि ISO 9001 जो है कोई भी इंडस्ट्री ले सकता है, जबकि IATF जो है वह केवल ऑटोमोटिव सेक्टर वाले ही ले सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट की बात करें तो ISO 9001 में केवल एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, लेकिन IATF में दो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। एक तो ISO 9001 जो इसका बेसिक है, दूसरा IATF का जो सप्लीमेंट्री जो रिक्वायरमेंट है वो इसके लिए अलग स्टैंडर्ड है। दो स्टैंडर्ड इसमें फॉलो किया जाता है। अगर हम कस्टमर की बात करें तो ISO 9001 जो है वो फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, जबकि IATF 16949 फोकस करता है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे। दोस्तों कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि मैं अगले किसी वीडियो में मैं बना करके आपको समझा दूंगा। दोस्तों आगे चलते हैं कि और क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमने लिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ISO TS 16949 और IATF 16949 में क्या अंतर है। देखिए ISO TS जो 16949 है वो IATF का ओल्ड वर्जन है, जो कि 2016 के पहले था, और इसी को कन्वर्ट कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया IATF 16949, जो कि फर्स्ट एडिशन के रूप में 2016 में आया था। देखते हैं अगर एडिशन की बात करें तो ISO TS का एडिशन, पहला एडिशन 1999 में हुआ था, और दूसरा एडिशन 2002 में लिया गया था, और तीसरा जो एडिशन था 2009 था, जो कि थर्ड एडिशन था, और यही लास्ट
ISO-TS का एडिशन था। और IATF जो है वह पहला एडिशन के रूप में आया है 2016 में, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। यदि हम क्लाउजेस की बात करें तो ISO-TS 169 में केवल 8 क्लाउज था, और इसमें जबकि IATF 169 में 10 क्लाउज हो गए हैं। अगर हम बेस की बात करें कि ये किसको फॉलो होता था, तो ISO-TS जो है ISO 9001 2008 का स्टैंडर्ड फॉलो करता था, जबकि IATF में जो बेस इसका है ISO 9001 2015 है। और जैसा कि हमने बात किया कि अगर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट की बात करें तो ISO-TS में केवल एक ही स्टैंडर्ड था, जिसमें ISO और TS का दोनों का ही उसमें समावेश था, जबकि हम IATF में 2 स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है, एक तो ISO 9001 वाला और दूसरा IATF का जो सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है उसको, यानी कि 2 स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं IATF में। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो 6 नंबर हमने क्वेश्चन लिया है, वह है कि व्हाट आर द अप्रोच ऑफ IATF 16949 2016, यानी जो IATF का स्टैंडर्ड है 16949, उसके अप्रोच कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है कि देयर आर 3 अप्रोच ऑफ IATF 16949 2016। ये 3 अप्रोच क्या क्या है? रिस्क बेस्ड थिंकिंग, दूसरा है प्रोसेस अप्रोच और तीसरा है PDCA अप्रोच। दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले जो ISO-TS था उसमें 2 अप्रोच पहले से थे, प्रोसेस अप्रोच और PDCA अप्रोच। जो नया चीज जोड़ा गया है वह जोड़ा गया है कि रिस्क बेस्ड थिंकिंग। अगर आपको क्वेश्चन केवल इतना ही पूछा जाता है कि कितने अप्रोच है, तो आप तीनों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर हो सकता है कि तीनों के बारे में पूछना शुरू कर दे। तो आइए हम तीनों का अलग अलग क्वेश्चन किस टाइप का हमने बनाया है उसको लेकर के हम बात करते हैं। देखिए, पहले पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिस्क बेस्ड थिंकिंग, या दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिस्क एंड व्हाट इज अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, इसको समझिए। देखिए, रिस्क क्या होता है? रिस्क इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज नोन एज रिस्क। यानी कि जो हम कोई काम करते हैं और अपने गोल प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसी के दौरान कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और उसका जो इफेक्ट पड़ता है वही रिस्क कहलाता है। इसको आइए हम एक जनरल भाषा में एक जनरल एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई आदमी है, वह ऑफिस जाता है, बरसात का मौसम है, अपने बाइक निकाला, ऑफिस जा रहा है और जल्दीबाजी में वो अपना हेलमेट भूल गया। जब रास्ते में जाता है तो चूंकि बरसात का मौसम है तो उसका जो बाइक का है टायर स्लिप कर सकता है, और वो स्लिप करता है, उसका वो गिर जाता है और उसका चोट लग जाता है आपको सर में। तो यह चोट का जो इफेक्ट पड़ा, स्लिप किया और उसका इफेक्ट जो हुआ, चोट लग गया, इसी को रिस्क कहते हैं। वो कभी भी नहीं सोचा था कि वह उसको ऐसा चीज होगा, लेकिन वह एक रिस्क लेके चला था, तो इसको हम रिस्क कहते हैं। अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटी वह सिचुएशन है कि जब हम अपना गोल प्राप्त करते हैं और उससे हमें चांस मिलता है काम करने को, उसको हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। आइए इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अगर मान लीजिए कि कोई आपने एक जॉब का अप्लाई किया, जॉब के लिए आपका इंटरव्यू का कॉल आया, तो एक एक आपको चांस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जिससे कि आप हो सकता है कि उसको आप इंटरव्यू दें और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी को अपॉर्चुनिटी कहते हैं। अब इसी चीज को इंडस्ट्री में कैसे किया जाता है? देखिए, इंडस्ट्री में होता है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, अब वह कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्ट बनाने जा रही है, तो रिस्क बेस्ड थिंकिंग यह कहता है कि जो भी रिस्क है वो पहले आप एनालाइज कर लीजिए कि कौन कौन सा रिस्क हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो होने वाला है, और उसी रिस्क को एनालाइज करके उस पर एक्शन पहले से ही ले लीजिए। उसका इंतजार मत कीजिए कि रिस्क आएगा तब हम लेंगे। उसी को रिस्क बेस्ड थिंकिंग कहते हैं। और सबसे अच्छा उपाय जो है इसका, वह है PFMEA और DFMEA जो है वह रिस्क बेस्ड थिंकिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन 8 नंबर हमने लिया है कि व्हाट इज प्रोसेस अप्रोच। जैसे कि 3 अप्रोच हमने बात किया, पहला तो हो गया, दूसरा हमने इस पे क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट इज प्रोसेस अप्रोच। पहले समझिए प्रोसेस किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी काम जब हम करते हैं तो कुछ इनपुट लेते हैं, इनपुट लेने के बाद कुछ हम एक्टिविटी करते हैं और फिर उसके बाद कुछ आउटपुट निकलता है, तो इसी चीज को हम प्रोसेस कहते हैं। अब अगर हम जनरल एक एग्जांपल लेते हैं, आप अगर अपने कंपनी अपने घर में देखिए, घर में अगर मान लीजिए कि आप चाय बनाने जा रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए इनपुट क्या हुआ? चाय बनाने के लिए आपको मिल्क होता है, चीनी होता है, पानी होता है, ये सब इनपुट हुआ। एक्टिविटी क्या हुआ?
उसको हम स्टोव गर्म करेंगे, उसमें चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, दूध डालेंगे, वगैरह वगैरह जो भी है रिक्वायरमेंट उसमें हम डालते हैं। वो एक्टिविटी हो गया। आउटपुट क्या हो गया, जो चाय बन के निकलता है वो आउटपुट होता है। ठीक इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है कि कोई भी अगर हम बिजनेस सेटअप करते हैं तो हम पहले उसका इनपुट कुछ लेते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं और फिर उसका प्रोडक्ट बनकर फाइनल निकलता है। इसे हम प्रोसेस कहते हैं। अब बात आती है कि प्रोसेस अप्रोच किसे कहते हैं। देखिए, जब हम प्रोसेस करने जाते हैं तो हर चीज को हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मैनेजमेंट भी करते हैं और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसमें इंप्रूवमेंट भी करते हैं। तो ये चारों चीज जब मिल जाता है तो यह प्रोसेस अप्रोच कहा जाता है। तो दोस्तों, ये आपका हमने लिया क्वेश्चन नंबर 8, प्रोसेस अप्रोच किसे कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं जो कि पीडीसीए अप्रोच क्या होता है। देखिए, पीडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लान डू चेक एक्ट। और यह पीडीसीए साइकिल जो है वह डेवलप किया गया था डॉक्टर विलियम एडवर्ड डेमिंग 1950 इसमें किया था, इसीलिए इसको डेमिंग साइकिल भी कहीं कहीं कहा जाता है। देखिए, प्लान में जो पीडीसीए में है जो 4 वर्ड छुपा है, एक 4 स्टेज है। एक है प्लान, दूसरा है डू, तीसरा है चेक और चौथा है एक्ट। यानी कि कोई भी हम काम करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या घर में हो, कहीं भी काम करते हैं, करने के स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं। उसके बाद प्लान के अनुसार हम डू करते हैं। डू का मतलब हम काम करते हैं। काम करने के बाद कुछ समय के बाद हम चेक करते हैं कि एज पर प्लान हमारा काम हुआ कि नहीं, उसको हम चेक करते हैं। अगर कोई उसमें डिफरेंसेस हुआ है, एज पर प्लान नहीं हो रहा है, तो फिर हम उसको एक्ट करते हैं। यानी कि जो जो कमियां हैं उसको हम फाइंड आउट करते हैं और उसको हम एक्शन लेते हैं। इसी चीज को इसमें कहा गया है कि आईएटीएफ भी जो दो क्लाउजेस है, जो 7 हमने क्लाउज बात किया था, वह पीडीसीए साइकिल पे काम करता है। इसमें जैसे क्लाउज नंबर 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाउज नंबर 5 जो है लीडरशिप है, क्लाउज नंबर 6 जो है प्लानिंग है और क्लाउज नंबर 7 जो है सपोर्ट है। यह जो चीज चारों मिल करके ये प्लान के में आते हैं। डू में क्या आता है, डू में आता है क्लाउज नंबर 8 जो है ऑपरेशन डू में आता है। चेक में आता है क्लाउज नंबर 9 जो परफॉर्मेंस ऑपरेशन होता है और एक्ट में आता है इंप्रूवमेंट जो कि क्लाउज नंबर 10 में आता है। तो यदि आपको इस तरह से पूछा जाए तो आप इसको आराम से समझा सकते हैं कि पीडीसीए साइकिल क्या है और कौन कौन सा क्लाउज किस में और किस तरह से आता है, इसको आप क्लियरली समझा सकते हैं। दोस्तों, जो मैंने 10 नंबर क्वेश्चन लिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हमने। इसमें लिया है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ आईएटीएफ 16949 सर्टिफिकेशन। यानी कि जो हम सर्टिफिकेट लेते हैं 16949 का, उसमें इससे क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए, इसमें बेनिफिट तो बहुत सारे होते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट कुछ बेनिफिट आपके सामने मैं बोल रहा हूं, उसको आपको याद कर लेना चाहिए इंटरव्यू के समय में। पहला है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए, यदि आप आईएटीएफ 16949 का स्टैंडर्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन लेता है तो कस्टमर ये समझ जाता है कि यह सिस्टमेटिक कंपनी है और जो भी उसका रिक्वायरमेंट होगा वह कंपनी पूरा करेगी कॉन्स्टेंटली। तो पहला है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जबरदस्त होता है। दूसरा जो होता है रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि आईएटीएफ हमेशा कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट पे बात करता है कि प्रोसेस में या प्रोडक्ट में हमेशा कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होता रहे। तो अगर इस टाइप का अगर हम काम करते हैं तो निश्चित है कि इंप्रूवमेंट होगा, तो मनी सेव होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तीसरा है कि एबिलिटी टू विन मोर बिजनेस। यानी कहने का मतलब कि अगर हम आईएटीएफ का सर्टिफिकेट लेते हैं तो चांस होता है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आएगा। के बाद में हमने 4th नंबर में लिया है कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। यानी कि चूंकि हम जानते हैं कि आईएटीएफ 16949 जो है वह एक इंटरनेशनल संस्था है और इसका अगर हम सर्टिफिकेट लेते हैं, कोई कंपनी लेती है, तो अगर कोई कंपनी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है तो भी उसको बहुत ही फायदा होता है कि यह कंपनी आईएटीएफ से सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। आइए अब हम बात करते हैं जो 5th नंबर हमने लिया है कि क्वालिटी कंसिस्टेंट क्वालिटी अप्रोच। यानी कि यदि हमारा ऑर्गेनाइजेशन आईएटीएफ 16949 का सर्टिफिकेट लिया है तो उसका क्वालिटी जो प्रोडक्ट का होगा वो बहुत ही सही होगा।
तो दोस्तों यह एक वीडियो रहा जिसमें हमने यह बताने की कोशिश किया कि 16949 जो आईएटीएफ का स्टैंडर्ड है वह उससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह पार्ट 2 के रूप में था। इसके पहले हमने जैसा कि बताया कि पार्ट 1 भी हमने बनाया है, उसको आप जरूर देखिए, जिसमें हमने बेसिक जो क्वेश्चन और आंसर पूछे जाते हैं उसके बारे में बात किया है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों यह पार्ट 2 के रूप में हमने बनाया। यदि आपको पार्ट 3 और भी एडवांस क्वेश्चन और आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आपका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करूंगा। दोस्तों मेरा यह मोटो रहता है कि जो भी हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया है मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि जो मैंने फेस किया है प्रॉब्लम वो आपको फेस करना ना पड़े। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच।